सोचिए, एक आदमी जो स्टेज पर डांस करता था, पूरी दुनिया में अपने डांस शोज के लिए ट्रैवल करता था। ना उसके पास कोई फाइनेंस डिग्री थी, ना ही किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से ट्रेनिंग। बस एक छोटी सी क्यूरियोसिटी थी कि स्टॉक मार्केट का असली राज क्या है। उसने ना किसी से टिप्स लिए, ना न्यूज़ चैनल्स का एनालिसिस देखा, ना ही किसी इनसाइडर की बात पर विश्वास किया। सिर्फ प्राइस चार्ट, वॉल्यूम और अपने खुद के रूल्स फॉलो करके उसने सिर्फ 18 महीने में कमा लिए $20 लाख। आज के जमाने में लगभग 20 करोड़ रुपए। ये कहानी है निकोलस डार्वस की, एक डांसर जिसने स्टॉक मार्केट में ऐसा कमाल किया कि आज भी उसकी बुक एक लेजेंडरी इन्वेस्टिंग गाइड मानी जाती है। अब सवाल यह है कि आपको ये ऑडियो बुक क्यों सुननी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर कई साल से मार्केट में हो लेकिन अब तक क्लैरिटी नहीं मिली कि किस तरह इन्वेस्ट करें, या फिर हर बार गलत स्टॉक चुन लेते हो, तो ये कहानी आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल सकती है। निकोलस डार्वस ने हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज दिया। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं, आपको बस सिस्टम, डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत है। इस ऑडियो बुक में आपको मिलेगा डार्वस की असली लाइफ स्टोरी, उसकी गलतियां, उसके रूल्स और उसका फेमस डार्वस बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम जो आज भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप पैसा बनाना चाहते हो मार्केट से, लेकिन सेफ और सिस्टम बेस्ड तरीके से, तो इस ऑडियो बुक को एंड तक ज़रूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं एक डांसर की जर्नी, जिसे ना किसी ने सिखाया, ना समझाया, लेकिन फिर भी उसने स्टॉक मार्केट को मास्टर कर लिया। पार्ट 1, निकोलस डार्वस का बैकग्राउंड और जर्नी की शुरुआत। निकोलस डार्वस एक प्रोफेशनल डांसर थे, यूरोप से बिलोंग करते थे और अपनी सिस्टर के साथ मिलके दुनिया भर में स्टेज शोज करते थे। उनका काम था हर वीक नए शहर जाना, नए लोगों से मिलना और नए ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस देना। एक शानदार ग्लैमरस जिंदगी थी, लेकिन उनके अंदर एक और क्यूरियोसिटी पल रही थी, पैसे कमाने की। शो के बाद जब वो अकेली होटल रूम में होते तो अक्सर सोचते कि क्या मैं सिर्फ डांस से ही पैसा कमा सकता हूं या कोई और रास्ता भी है। एक दिन किसी ने उन्हें एक स्टॉक टिप दी। बिना सोचे समझे उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। कुछ दिन के लिए शेयर्स ऊपर गए, डार्वस खुश हो गए और फिर स्टॉक क्रैश हो गया, उनका पैसा डूब गया। पर इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं स्टॉक मार्केट को समझूंगा, लेकिन अपने तरीके से। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता, वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ते, स्टॉक प्राइसेस का एनालिसिस करते और सोचते कि कौन से पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि मार्केट के पीछे एक लॉजिक होता है, एक बिहेवियर होता है। वो किसी से स्टॉक टिप्स नहीं लेते थे, न ब्रोकर की बात सुनते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मार्केट के सिग्नल्स को मैं खुद समझ पाऊं तो मुझे किसी और की ओपिनियन की जरूरत ही नहीं। डार्वस हर ट्रेड से कुछ न कुछ सीखते गए। हर बार जब उनका पैसा डूबता, वो एनालिसिस करते कि गलती कहाँ हुई, और जब प्रॉफिट होता, वो ये देखते कि क्या चीज़ सही गई। ऐसे ही सीखते सीखते उन्होंने एक पैटर्न डेवलप किया, जिसे आज हम कहते हैं डार्वस बॉक्स थ्योरी। पर यह थ्योरी उनकी जर्नी का मिड पॉइंट है। शुरुआत में डार्वस एक कॉमन इन्वेस्टर जैसे ही थे, कंफ्यूज्ड, इमोशनल और जल्दी पैसा कमाने की सोच में फंसे हुए। उनकी असली स्ट्रेंथ ये थी कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया। पार्ट 2, माई फर्स्ट क्राइसिस। जब मैंने अपना मेथड बनाना शुरू किया तो मुझे लगा मैं अब सेफ हूं, लेकिन स्टॉक मार्केट ने मुझे फिर एक सबक दिया, मेरी पहली क्राइसिस के रूप में। मैंने एक स्टॉक खरीदा जिसका नाम था कैनेडियन एविएशन एंड इलेक्ट्रिकल। उस वक्त मैंने सोचा कि कंपनी फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगी। मैंने इसमें हेविली इन्वेस्ट किया, सारा कैपिटल लगा दिया बिना किसी स्टॉप लॉस के। पहले कुछ दिन स्टॉक ऊपर गया, मैं खुश था, कॉन्फिडेंट था, लेकिन अचानक स्टॉक नीचे गिरने लगा। मैंने सोचा रिबाउंड होगा और मैं वेट करता रहा, लेकिन स्टॉक और गिरता गया। मेरा कैपिटल लगभग आधा हो चुका था। मैं शॉक में था। मुझे लगा था मैंने सिस्टम बनाया है, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैंने अपने खुद के रूल्स फॉलो नहीं किए। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और इमोशनल डिसीजंस लिए। इस इंसिडेंट ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आया कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सिस्टम बनाना ही काफ़ी नहीं, उस सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है।
मैंने इस ट्रेड से 2 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। पहला तो ये कि कभी भी किसी स्टॉक में अपना सारा पैसा मत लगाओ, और दूसरा स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, चाहे स्टॉक कितना भी प्रॉमिसिंग लगे। ये मेरी पहली बड़ी हानि थी, और ये भी मेरी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। पार्ट 3 माई बॉक्स थ्योरी बिगिंस टू वर्क। मैंने अपनी पहली हानि से सीखा था और अब मैं और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो चुका था। अब मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था जो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बॉक्स पैटर्न में फिट होते थे। बॉक्स थ्योरी का मतलब था, एक स्टॉक अगर कुछ दिनों तक एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड करता है, जैसे 30 से 34 के बीच, तो मैं उस रेंज को एक बॉक्स के रूप में देखता। अगर वो स्टॉक उस बॉक्स के ऊपर यानी 34 से ऊपर ब्रेकआउट करता, तभी मैं उसमें इन्वेस्ट करता। मैं किसी स्टॉक को उस वक्त तक नहीं खरीदता जब तक वो उस बॉक्स को ब्रेकआउट न करे। इस स्टेज पे मैंने एक स्टॉक खरीदा, लोरिलार्ड। उसने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अपने बॉक्स से ब्रेकआउट किया। मैंने एंट्री ली और प्राइस ऊपर गया। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बल्कि अपना स्टॉप लॉस न्यू बॉक्स के बेस पे एडजस्ट करता गया। हर बार जब स्टॉक नए बॉक्स में एंटर करता, मैं प्रीवियस बॉक्स के बेस पे स्टॉप लॉस सेट करता। इससे मैं प्रॉफिट में बना रहा। ये मेरी थियरी का पहला सक्सेसफुल टेस्ट था। इस बार मैंने मार्केट के इमोशन में नहीं आया, ना ग्रीड ना फियर। मैंने देखा कि अगर मैं अपना सिस्टम फॉलो करता हूं, बिना किसी आउटसाइड टिप के, तो मैं पैसा कमा सकता हूं। अब मुझे लगने लगा था कि मेरी बॉक्स थ्योरी एक्चुअली काम करती है। मैंने अपनी कॉन्फिडेंस वापस पाई, लेकिन अब ब्लाइंड नहीं, सिस्टमैटिक। मेरा गोल सिंपल था, प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे डिसीजन लेना और रिस्क को स्टॉप लॉस के थ्रू कंट्रोल करना। इस स्टेज के बाद मेरे ट्रेड्स ज़्यादा मैच्योर हो गए, और ये मेरी सक्सेस जर्नी का असली शुरुआत था। पार्ट 4 बॉक्सेस एंड स्टॉक्स आई अवॉइडेड। जब मेरी बॉक्स थियरी ने काम करना शुरू किया, तब मैंने सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं किए, बल्कि मैंने एक और ज़रूरी स्किल डेवलप की, गलत स्टॉक से दूर रहना। दरअसल मार्केट हर वक्त कई स्टॉक्स ऑफर करता है। कुछ शाइनी दिखते हैं, कुछ मीडिया में छा जाते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि कौन से स्टॉक्स को नज़रअंदाज करना है। मैंने उन स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं किया जो स्टेबल बॉक्स के पैटर्न में नहीं थे। अगर किसी स्टॉक का प्राइस रैंडमली ऊपर नीचे हो रहा था या बहुत वॉलेटाइल था बिना किसी क्लियर पैटर्न के, तो मैं उसे अवॉइड करता। दूसरी बात, मैं उन स्टॉक्स को भी अवॉइड करता जो न्यूज़ बेस्ड हाइप पे चढ़ रहे होते थे। अगर कोई स्टॉक किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से स्पाइक कर रहा था, लेकिन वॉल्यूम या प्राइस पैटर्न उसे सपोर्ट नहीं करते, तो वो मेरे लिए रेड फ्लैग था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैं लो वॉल्यूम स्टॉक से हमेशा दूर रहता था। अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम ही नहीं था, तो उसमें मेरी थियरी काम नहीं कर सकती थी। वॉल्यूम मेरे लिए कंफर्मेशन होता था। इस तरह से मैंने कई गलत ट्रेड्स होने से पहले ही अवॉइड किए। शायद मैंने उनसे पैसा नहीं कमाया, लेकिन उनमें घुसकर पैसा खोना भी तो एक लॉस होता, जो मैंने सक्सेसफुली बचा लिया। स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि गलत डिसीजंस को अवॉइड करने का भी एक आर्ट है, और ये आर्ट मेरी बॉक्स थियरी ने मुझे सिखाई थी। पार्ट 5 ड्यूरिंग द राइज। जैसे जैसे मेरी बॉक्स थ्योरी काम करती गई, मेरे ट्रेड्स में कंसिस्टेंसी आने लगी। अब मैं सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे फोकस करता था। मुझे समझ आ गया था कि प्रॉफिट बनाना सिर्फ एंट्री लेने से नहीं होता। रियल प्रॉफिट तब होता है जब आप उस स्टॉक के राइज के दौरान डिसिप्लिन बनाए रखते हो। जब भी कोई स्टॉक मेरे डिफाइंड बॉक्स से ब्रेकआउट करता, मैं उसमें इन्वेस्ट करता। लेकिन उसके बाद काफ़ी लोग गलती करते हैं, वो थोड़ा प्रॉफिट देखते ही एग्जिट कर जाते हैं। मैंने ये नहीं किया। मैं हर राइज के साथ नया बॉक्स डिफाइन करता और अपना स्टॉप लॉस उस नए बॉक्स के नीचे शिफ्ट करता। इससे मुझे डाउनसाइड से प्रोटेक्शन मिलता था और अपसाइड खुली रहती थी। बहुत बार ऐसा होता कि प्राइस 2 या 3 नए बॉक्सेस बनाता, और हर बार मैंने अपनी पोजीशन बनाए रखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे सिस्टम ने मुझे एग्जिट का सिग्नल नहीं दिया। एक बड़ा एग्जाम्पल था स्टॉक लॉरियार्ड। इस स्टॉक ने मुझे एक बड़े प्रॉफिट तक ले जाने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पेशेंस रखा और स्टॉप लॉस रूल ब्रेक नहीं किया। स्टॉक के राइज के टाइम पे फियर होता है, कहीं ये गिर ना जाए,
लेकिन मैंने सीखा था कि अगर प्राइस और वॉल्यूम मुझे कंफर्म कर रहे हैं तो मुझे मार्केट की नॉइज से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट को चलने देना एक स्किल है और मैंने ये स्किल राइज के दौरान डेवलप की। मार्केट में लोग अक्सर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा हाथ में ले लेना बेटर है, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती थी जब तक स्टॉक ब्रेकआउट के बाद नए बॉक्सेस बना रहा है तब तक उस राइड का मजा लो। पार्ट 6 पैनिक। जब आप मार्केट में पैसा कमाते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन कभी-कभी वो कॉन्फिडेंस पैनिक में बदल सकता है, और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया। उस वक्त मैं फॉरेन टूर पर था, शोज के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। तभी एक दिन मुझे न्यूज़ मिली कि मेरा एक स्टॉक अचानक क्रैश हो गया। प्राइस गिरता ही जा रहा था। मैं घबरा गया। मेरे तुरंत ब्रोकर को केबल भेजा, सेल एवरीथिंग। जब तक रिप्लाई आया तब तक प्राइस थोड़ा रिकवर हो चुका था। ये मेरी इमोशनल रिएक्शन थी। मैंने अपने ही सिस्टम को तोड़ दिया। न मैंने बॉक्स का ब्रेकडाउन देखा, न स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन और शॉर्ट टर्म डिप ने मुझे पैनिक करवा दिया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि पैनिक सबसे बड़ा दुश्मन है डिसिप्लिन ट्रेडिंग का। अगर मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया होता तो मैं लॉस नहीं उठाता, लेकिन मैंने मार्केट की नॉइज पर रिएक्ट किया, सिस्टम पर नहीं। इस इंसिडेंट ने मुझे और मैच्योर बनाया। मैंने डिसाइड किया, अगर मार्केट में टिकना है तो पैनिक की जगह डिसिप्लिन चाहिए। उस दिन के बाद मैंने कभी भी मार्केट की डेली वॉलेटिलिटी पर इमोशनल डिसीजन नहीं लिया। मार्केट में डर तो सबको लगता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद अपने रूल्स नहीं तोड़ता। पार्ट 7 द टेक्निक्स ऑफ अ प्रोफेशनल। जब मैंने मार्केट में कुछ सफलता पाई तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं अब भी एमेटर हूं या प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका हूं? मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। प्रोफेशनल होने का मतलब है एक क्लियरली डिफाइंड सिस्टम के साथ काम करना, बिना इमोशंस के, बिना गेस वर्क के। मैंने अपनी टेक्निक को और रिफाइन किया। मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता जो मेरे बॉक्स थ्योरी के रूल्स फॉलो करते। हर एंट्री पे मैं एक प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस लगाता। मैं कभी भी मार्जिन पे ट्रेड नहीं करता, सिर्फ अपना कैपिटल यूज करता। मैं कभी भी मार्केट की इनसाइड न्यूज पे भरोसा नहीं करता। मैं प्राइस और वॉल्यूम को ही फाइनल इंडिकेटर मानता। मुझे एक और इनसाइट मिला, हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर मेरा पिछला ट्रेड सक्सेसफुल था, इसका मतलब ये नहीं कि अगला भी होगा। इसलिए मैं हर नई पोजीशन को नए डिसिप्लिन के साथ लेता। मैंने अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स टेलीग्राम के जरिए न्यूयॉर्क के ब्रोकर्स को भेजता था, क्योंकि मैं अलग अलग कंट्रीज में होता। इस प्रोसेस में मुझे पेशेंस और क्लैरिटी दोनों चाहिए होते थे। मैं कभी भी मार्केट खुलने के तुरंत बाद ट्रेड नहीं करता था। मैं वेट करता कि प्राइस सेटल हो, वॉल्यूम कंफर्म हो, तब एंट्री लेता। ये सब मेरी प्रोफेशनल टेक्निक का हिस्सा बन चुका था। अब मैं मार्केट को एक साइंस की तरह देखता था, इमोशनल गैम्बल की तरह नहीं। पार्ट 8 रीबाउंडिंग फ्रॉम अ डिफीट। जब आप स्टॉक मार्केट में होते हो, हार एक फेज का हिस्सा है, और मैं भी इससे अलग नहीं था। एक गलत ट्रेड ने मुझे काफी बड़ा नुकसान दे दिया। वो ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया था। जब स्टॉक नीचे गया तो स्टॉप लॉस लगने के बावजूद लॉस बड़ा लगने लगा। उस वक्त मुझे खुद पे डाउट हुआ, क्या मेरी थियरी सच में काम करती है? लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने पिछले रिकॉर्ड्स निकाले, एनालाइज किया। मुझे याद आया, मैं सिस्टम पे जीता था और मैं सिस्टम पे ही वापस उठ सकता हूं। मैं तुरंत मार्केट में वापस नहीं घुसा। मैंने पेशेंस रखा। धीरे धीरे मैंने अपने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, नई बॉक्सेस बनने लगे। जब कॉन्फर्मेशन मिला तभी एंट्री ली, और तब जो स्टॉक्स लिए उन्होंने मुझे वापस प्रॉफिट जोन में ले आया। मुझे समझ आ गया था, डिफीट से गिरना गलती नहीं है, लेकिन उससे रिकवर ना कर पाना सबसे बड़ी हार है। रिबाउंडिंग का मतलब था सेल्फ कंट्रोल, सिस्टम को फिर से ट्रस्ट करना और इमोशंस को साइड में रखना। इस चैप्टर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया, लेकिन अब ब्लाइंड नहीं, टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम के साथ। पार्ट 9 $2 मिलियन। ये वो पड़ाव था जहां मेरी सारी मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस ने अपना फल देना शुरू किया। मेरे अकाउंट ने उस नंबर को छू लिया जो मैंने कभी सपने में देखा था, $2 मिलियन। शायद किसी और के लिए ये एक नंबर हो,
लेकिन मेरे लिए ये मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी डिसिप्लिन और मेरी लर्निंग का रिजल्ट था। मैं याद करता हूँ वो दिन जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था, जब मैंने पहली बार न्यूज़पेपर से टिप ली थी, जब मैंने बिना स्टॉप लॉस के पैसा गंवाया था, जब मैंने इमोशनल डिसीजंस लिए थे। लेकिन अब मैं वो सब गलतियां नहीं करता। अब मैं हर ट्रेड एक साइंटिफिक नज़रिए से लेता हूँ। बॉक्स बनने दो, वॉल्यूम कंफर्म होने दो, ब्रेकआउट हो तो ही एंट्री, स्टॉप लॉस फिक्स हो, पैनिक नहीं करना, प्रॉफिट को चलने दो। ये सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इस पर टिके रहना सबसे मुश्किल होता है। जब मेरे अकाउंट में $2 मिलियन दिखा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने किसी इनसाइड न्यूज़, टिप या स्पेकुलेशन से नहीं, बल्कि अपनी खुद की सोच और लॉजिक से ये कमाया था। मैं कोई जीनियस नहीं था, ना ही प्रोफेशनल ट्रेडर। मैं एक डांसर था, लेकिन मैंने मार्केट को एक स्टूडेंट की तरह सीखा। और जब आप ऑनेस्टली सीखते हो, सिस्टम बनाते हो और उसे फॉलो करते हो, तो स्टॉक मार्केट पैसा देता है। पार्ट 10 में मैंने डिसाइड किया था कि अपनी थियरी को एक रियल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूं, जिससे कोई भी देख सके कि मेरी अप्रोच सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल भी थी। मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया थोकॉल। पहला स्टेप, मैंने देखा कि इसका प्राइस एक डेफिनेट रेंज में मूव कर रहा था, एक बॉक्स बन रहा था, लगभग $100 के आसपास प्राइस घूम रहा था। जब उसने इस बॉक्स को ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो मैंने एंट्री ली। मेरा स्टॉप लॉस था बॉक्स के नीचे का लेवल। स्टॉक चढ़ते ही मैंने नए बॉक्स का एनालिसिस किया। हर नए बॉक्स के बनने पर मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करता गया। जब प्राइस ने दूसरा बॉक्स तोड़ दिया, अगेन विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, मैंने पोजीशन होल्ड की। कुछ समय बाद स्टॉक ने रैली की और मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। इस ट्रेड में मैंने क्या किया? एंट्री बॉक्स ब्रेकआउट पे ही, स्टॉप लॉस पहले बॉक्स के नीचे, रिस्क कंट्रोल प्री डिफाइंड था। नो न्यूज, नो इमोशन, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम। जब मैं ट्रेड करता हूं तो मैं मार्केट का प्रिडिक्शन नहीं करता, मैं उसे ऑब्जर्व करता हूं। और जब पैटर्न कंफर्म होता है तब मैं एक्ट करता हूं। इस चैप्टर ने मेरी स्ट्रैटेजी को एक सॉलिड एग्जाम्पल के साथ प्रूव किया कि ये थियरी सिर्फ पेपर पे नहीं, रियल मार्केट में भी काम करती है, अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखें। पार्ट 11 चांस। जब मैंने अपनी स्टोरी लोगों को बताई कि मैंने स्टॉक मार्केट से $20 लाख कमाए, तो पहला रिएक्शन होता, वाह क्या किस्मत है तुम्हारी। मैं मुस्कुराता था। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि थोड़ा सा लक तो हर सक्सेस में होता है। लेकिन मैंने अपने सफ़र को जब डिटेल में सोचा तो मुझे एक बात क्लियर हुई। लक तब काम करता है जब आप तैयार हो। जब मैं मार्केट के रूल्स नहीं जानता था तब भी मुझे चांस मिलता था, लेकिन मैं हर बार उसे गवा देता था क्योंकि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन जब मैंने बॉक्स थियरी बनाई, डिसिप्लिन रखा और इमोशनल डिसीजन बंद किए, तभी चांस ने काम किया। लोग कहते हैं राइट प्लेस राइट टाइम, लेकिन मैं कहता हूं राइट माइंडसेट राइट मेथड, तभी चांस का फायदा होता है। स्टॉक मार्केट में हर किसी को एक ना एक बार मौका मिलता है। सवाल यह है, क्या आप उस मौका के लिए तैयार हो? मेरी $20 लाख की कहानी सिर्फ किस्मत नहीं थी, वो मेरी मेहनत, लर्निंग, टेस्टिंग और सबसे बढ़कर एक सिस्टम का रिजल्ट था। और जब ये सब चीजें रेडी हो जाती हैं, तब लक सिर्फ एक स्पार्क देता है। आग तो आपने पहले से लगाई होती है। पार्ट 12 वीव ले कनाडा। इस फेज में मैं कनाडा गया था शो के लिए, लेकिन मेरे स्टॉक मार्केट के ट्रेड्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक्टिव थे। जब मैं मॉन्ट्रियल में था तब मैंने एक नई प्रॉब्लम फेस की। मैं फिजिकली मार्केट से दूर था, लेकिन इमोशनली उसमें घुसा हुआ था। हर कुछ घंटे में मैं ब्रोकर को केवल भेजता, क्या प्राइस है, क्या वॉल्यूम है, अब क्या हो रहा है। मुझे रियलाइज हुआ मैं अपने ही रूल्स तोड़ रहा हूं। मैं हर वक्त मार्केट के पल्स में जी रहा था और इस ऑब्सेशन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था। मैंने अपने आप से कहा, या तो तुम डिसिप्लिन सिस्टम पे विश्वास रखो या हर वक्त मार्केट के चक्कर में परेशान रहो। मैंने डिसाइड किया, मैं हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करूंगा, मार्केट की डेली फ्लक्चुएशंस पे रिएक्ट नहीं करूंगा, अपने ब्रोकर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देकर फ्री माइंड से अपना काम करूंगा। इस डिसीजन के बाद मुझे मेंटल पीस मिला। कनाडा में मुझे एक और चीज समझ आई, डिस्टेंस से क्लैरिटी मिलती है। जब आप हर वक्त स्क्रीन के सामने रहते हो, आप पैनिक और ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हो। लेकिन जब आप अपने सिस्टम पे भरोसा रखते हो,
तो आप दूर होकर भी मार्केट में सही डिसीजन ले सकते हो। मार्केट में जीतने के लिए हर वक्त प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं, प्रेजेंट माइंड और क्लियर प्रोसेस होना जरूरी है। पार्ट 13 द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। जब मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पे काफ़ी सक्सेस हासिल की, तब मेरी नज़र एक नए मार्केट पर गई, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज MX पर। शुरुआत में मुझे लगा कि ये थोड़ा रिस्की है, थोड़ा अलग। स्टॉक्स यहाँ ज़्यादा स्पेक्युलेटिव थे, लिक्विडिटी कम थी और प्राइस मूवमेंट तेज़ी से होता था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरी थियरी NYSE पे काम करती है, तो अगर रूल्स सेम रहें तो MX पे भी काम करेगी। मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया, बॉक्स पैटर्न का वेट करना, वॉल्यूम कंफर्मेशन, ब्रेकआउट पे एंट्री और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पहला स्टॉक था क्रिएटिव मैनेजमेंट। इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। स्टॉक ने परफेक्ट ब्रेकआउट दिया और मैंने उस पर राइड की। MX में प्रॉब्लम यह थी कि कभी-कभी लिक्विडिटी कम होने की वजह से एंट्री और एग्जिट स्मूथ नहीं होती थी। लेकिन मैंने ये भी रूल बना लिया कि सिर्फ उन्हीं MX स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिसमें वॉल्यूम इनफ हो। मैंने ये भी देखा कि लोग MX स्टॉक्स को स्पेकुलेटिव समझ के इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरी थियरी के लिए प्राइस और वॉल्यूम ही सब कुछ था, चाहे मार्केट कोई भी हो। इसलिए मेरे लिए NYSE और MX में फर्क सिर्फ आउटर पैकेजिंग का था, अंदर से मार्केट वही था, डिमांड और सप्लाई का खेल। MX ने मुझे नए ग्रोथ स्टॉक्स दिए, नए ब्रेकआउट पैटर्न्स दिए और मेरी अर्निंग्स को और ऊपर ले गया। मेरी स्ट्रैटेजी अब और भी फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव हो गई थी। पार्ट 14 रिसेशन। हर ट्रेडर का सबसे बड़ा टेस्ट होता है जब मार्केट ऊपर नहीं नीचे जाता है, और मेरे लिए वो टेस्ट आया जब मार्केट में रिसेशन शुरू हो गया। स्टॉक्स लगातार गिर रहे थे, लोग पैनिक में बेच रहे थे, हेडलाइंस चिल्ला रही थी मार्केट क्रैश, रिसेशन फियर। मैं कंफ्यूज था, मेरे बॉक्स पैटर्न्स भी अब स्टेबल नहीं रहे, ब्रेकआउट्स फेक हो जा रहे थे, वॉल्यूम सिग्नल्स वीक हो गए थे। मैं टेम्प्टेड था कुछ सस्ते स्टॉक्स खरीद लूं या बॉटम पे बाय कर लूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मेरा रूल सिंपल था, जब तक बॉक्स ब्रेकआउट नहीं होता मैं कुछ नहीं करता। रिसेशन के दौरान मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसमें एक्टिवली ट्रेड नहीं किया। मुझे समझ आया, मार्केट का हर फेज प्रॉफिट का मौका नहीं होता। कभी-कभी बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। कैपिटल बचाना भी एक जीत होती है। उस वक्त मैंने सिर्फ एक काम किया, अपना कैपिटल सेफ रखा, अपने रूल्स को तोड़ने से बचा, डिसिप्लिन बनाए रखा। जब रिसेशन खत्म हुआ तब मैंने फिर से ब्रेकआउट स्टॉक्स पे ध्यान देना शुरू किया और वापस प्रॉफिट्स बनाना शुरू किया। रिसेशन ने मुझे सिखाया, मार्केट में सबसे बड़ा ट्रेडर वही है जो मुश्किल वक्त में भी खुद को कंट्रोल में रखता है। पार्ट 15 एट लास वेगस। मैं लास वेगस गया था एक डांस शो के लिए। वहाँ के कसिनोज, लाइट्स और क्राउड्स देखकर मुझे लगा ये भी एक मार्केट ही है, लेकिन अलग तरीके का। मैं कुछ वक्त एक कसिनो में बैठा, लोगों को देखा कैसे वो रुले, ब्लैक जैक और स्लॉट्स पे बेट लगाए थे। उनका एक्साइटमेंट देखकर मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि ये लोग भी रिस्क ले रहे हैं, मैं भी मार्केट में रिस्क लेता हूं, तो क्या फर्क है हम में? फर्क था अप्रोच का। वो लोग अपने डिसीजंस इमोशन और थ्रिल से ले रहे थे, मैं अपने ट्रेड्स एक टेस्टेड सिस्टम पर ले रहा था। कसिनो में मैंने एक बंदे को देखा, जीतने के बाद भी वो गेम छोड़ नहीं पाया और एंड में सब हार गया। मुझे अपने कुछ पहले के ट्रेड्स याद आए, जब प्रॉफिट होने के बाद भी ग्रीड के चक्कर में मैंने होल्ड किया और लॉस हुआ। लास वेगस ने मुझे एक सिंपल लेसन दिया कि स्टॉक मार्केट एक कसिनो नहीं है जब तक आप उसे गैम्बल की तरह ट्रीट न करो। जब तक आपके पास स्ट्रैटेजी है, रिस्क कंट्रोल है और डिसिप्लिन है, आप ट्रेडर हो। लेकिन जैसे ही आप इमोशन से ट्रेड करते हो, आप भी सिर्फ एक गैम्बलर बन जाते हो। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच की लाइन बहुत पतली होती है और वो लाइन आपके डिसीजन मेकिंग से डिफाइन होती है। लास वेगस ने मुझे वॉर्न किया और मुझे और भी ज्यादा कमिटेड बना दिया अपने सिस्टम के प्रति। पार्ट 16 2 इंटरव्यूज। जब मेरी सक्सेस की कहानी न्यूज में छपी, तब मुझे 2 बड़े इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया। दोनों इंटरव्यूज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थे, अपनी स्ट्रैटेजी को दुनिया के सामने रखने का, बिना कुछ छिपाए।
पहला इंटरव्यू थोड़ा ड्रामेटिक था। इंटरव्यूअर ने मुझे सीधा सवाल पूछा, क्या आप कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन यूज करते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को फॉलो करता हूं, बिना किसी टिप, बिना किसी रूमर। इंटरव्यूअर हैरान था, क्योंकि उनके लिए ये इम्पॉसिबल था कि कोई सिर्फ चार्ट पैटर्न्स देखकर करोड़ कमा सकता है। दूसरे इंटरव्यू में मुझे पूछा गया, आपका सीक्रेट क्या है? आप बिगिनर थे, प्रोफेशनल नहीं, फिर भी आपने इतना बड़ा पैसा कैसे कमाया? मैंने सिर्फ एक चीज बोली, मैं मार्केट का स्टूडेंट हूं। मैंने हर गलती से सीखा और मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया, हर हाल में। इंटरव्यूज के बाद मुझे रियलाइज हुआ, दुनिया क्विक फॉर्मूला चाहती है, लेकिन मेरे पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं था। सिर्फ लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस। इंटरव्यूज ने मुझे पब्लिक अटेंशन जरूर दी, लेकिन मैंने शोमैनशिप से दूर रहना चुना, क्योंकि मुझे पता था कि स्टॉक मार्केट अपलॉज से नहीं, एक्शन से पैसा देता है, और मेरा काम था अपने एक्शंस को कंसिस्टेंट रखना, चाहे मीडिया क्या सोचे। पार्ट 17 कंक्लूजन। जब मैंने अपनी जर्नी के एंड में पलटकर देखा तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखी। स्टॉक मार्केट किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन वो उन लोगों को सज़ा ज़रूर देता है जो बिना सोच समझ के उसमें कूद जाते हैं। मैं एक डांसर था, मार्केट का आउटसाइडर। ना कोई फाइनेंस डिग्री थी, ना कोई वॉल स्ट्रीट का बैकग्राउंड। मैंने अपनी हर गलती से सीखा। पहले टिप्स फॉलो किए, फिर न्यूज़ के चक्कर में आया, फिर पैनिक सेलिंग की। हर बार मुझे नुकसान हुआ, लेकिन जब मैंने अपने रूल्स बनाए और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तब मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया। 1. मैं स्टॉक्स तब खरीदता जब वो बॉक्स ब्रेकआउट करते। 2. मैं वॉल्यूम कन्फर्मेशन के बिना एंट्री नहीं लेता। 3. मैं हमेशा स्टॉप लॉस फिक्स करता। 4. मैं प्रॉफिट को चलने देता, ग्रीड और फियर से दूर। और सबसे ज़रूरी, मैं अपने रूल्स को तोड़ता नहीं था। मैंने मार्केट से $2 मिलियन कमाए, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने डिसिप्लिन और कंट्रोल कमाया। और आज मैं यही कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए जीनियस बनना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है एक ऐसा सिस्टम बनाकर उसे फॉलो करना, चाहे कुछ भी हो। मेरे लिए स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं था, वो एक साइंस लैब था, जहां मैंने ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया, फेल हुआ और फिर जीता। अगर मैंने कर सकता हूं, तो कोई भी कर सकता है। बस एक शर्त है, सीखने की भूख और डिसिप्लिन का कमिटमेंट। ये थी निकोलस डार्वस की कहानी, हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। एक डांसर जिसने अपने लॉजिक, डिसिप्लिन और खुद के बनाए सिस्टम से स्टॉक मार्केट में कमाल कर दिखाया। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन क्या लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपको अगर ऐसे और भी ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो हमें कमेंट करके बताएं कौन सी बुक आप नेक्स्ट सुनना चाहेंगे। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकते हैं। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सीखते रहिए। जय हिंद।